नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और दिल्ली से मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत हम उत्तर प्रदेश की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि यूपी में यूं तो पहले से ही दवा और इलाज में काफ़ी परेशानी होती आई है, लेकिन हाल ही में जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और साथ ही साथ सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर ओपीडी बंद है। अधिकांश जो डॉक्टर हैं वो अब कोरोना की जाँच और उसके ड्यूटी पर लग गए हैं, जिसके वजह से वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान गांव में रहने वाले गरीब आदमी को हो रहा है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। महोबा के अकौना गांव में खाली पड़ी पीएचसी में सफाई कर्मचारी सतीश कुमार छुट्टा जानवर भगाने में मशगूल हैं। यहां के मेडिकल स्टाफ की कोरोना की ड्यूटी लगी है, ओपीडी बंद है। इमरजेंसी के डॉक्टर सतीश कुमार ही हैं, जो गांव वालों की मदद करने को थोड़ा बहुत इलाज कर देते हैं। यहाँ पे जो मरीज आते हैं तो फिर कैसे इलाज होता है उनका? गांव के लोग आते हैं, मान लो जो वो है जितना मान लो हमसे बनता है, जैसे यहाँ कोई मोटरसाइकिल से गिर गया है तो मलहम पट्टी वगैरह कर देती हैं, और बाकी जो सीरियस ज़्यादा होते तो उनको बिल्कुल भिजवा देते हैं। यूपी के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही अच्छी नहीं हैं। पीएचसीज के स्टाफ की दूसरी जगह ड्यूटी लग जाने या उनके बंद हो जाने से हालात और ख़राब हुए हैं। यूपी में 4200 पीएचसी और 850 सीएचसी हैं। 18,000 डॉक्टर्स की ज़रूरत है। 13,000 पीएमएस डॉक्टर्स हैं। 5,000 डॉक्टर्स की पहले ही कमी है, लेकिन महामारी के चलते पीएचसीज के तमाम डॉक्टर्स की दूसरी जगह ड्यूटी लग गई है। इस समय कोरोना में हमारे यहाँ L2 में, निगरानी समितियों में, आरआरटी टीमों में और कंट्रोल रूम में हमारे बहुत सारे स्टाफ्स की ड्यूटी आवश्यकता पड़ने पे लगाई जाती रहती है और लगी भी हुई है, जिस वजह से ऑलरेडी पीसीसी पे ओपीडी, जनरल ओपीडी बंद चल रही है। महोबा के बिलबई गांव की पीएचसी दोपहर 12 बजे बंद मिली। लेखपाल देवकी नंदन गांव की स्वास्थ्य निगरानी समिति में हैं। टीकाकरण का जायजा लेने आए थे, लेकिन पीएचसी में ताला लगा था। स्टाफ से बात हुई कि 12 बजे तक कोई नहीं आया है, और जो 10 की डोज मिलती है, कल 2 लगे थे, 8 बेकार हो गई थी वो, तो वापस करना पड़ी वो, नहीं तो 8 बर्बाद हो जाती है। रायबरेली के भुए मऊ पीएचसी में भी ताला बंद है। इस पीएचसी में सिर्फ एक फार्मासिस्ट तैनात हैं, जिनकी कोरोना महामारी में कहीं और ड्यूटी लग गई है, जिससे पीएचसी में ताला पड़ गया। ऐसे हालात बहुत जगह हैं। हम माता जी को लाए, कई बार वो लड़का को लाए, यहाँ खुल नहीं रही अस्पताल, आते हैं यहाँ से लौट जाते हैं, फिर प्राइवेट यानी दिखाते हैं, क्या करें, मजबूर हैं। रायबरेली के सीएमओ कहते हैं कि महामारी में ड्यूटी की वजह से ये हालात बने हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। नहीं तो ये भुए मऊ जो पीएचसी है वो कब से बन चल रही है, कुछ अंदाजा होगा? नहीं, कब से नहीं बंद चल रही है, कि एक ही फार्मासिस्ट था वो, वहाँ पे उसको लगा लिया गया है। गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की ये हालत ज़्यादा बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 70% आबादी जो है वो गांव में रहती है। महोबा में इरफान पठान और रायबरेली में फैज़ और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना का ज़बरदस्त प्रकोप है। हालत यह है कि सबसे हाईटेक माने जाने वाले शहर नोएडा के गांव का भी बुरा हाल है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ गांव वाले कोरोना के लक्षण से मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लगा है, तो कुछ पे गोबर भी भरा हुआ है। ये यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा के दादरी का एक गांव लाहुरली का स्वास्थ्य केंद्र है, जहां कोरोना काल में डॉक्टर होने चाहिए, वहां गोबर के उपले भरे हैं। जिस कमरे में ऑक्सीजन और बेड होने चाहिए, वहां जानवरों के खाने वाला भूसा भरा हुआ है। 72 साल के राजपाल सिंह के घर मातम है। बुधवार को राजपाल के भाई महिपाल सिंह की मौत हो गई। महिपाल सिंह को कई दिनों से बुखार था, अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और अस्पताल के रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। राजपाल कहते हैं कि अगर ये स्वास्थ्य केंद्र चालू होता तो उनके भाई बच गए होते। मेरा भाई छोटा अभी परसों ही हल्का सा बुखार हुआ, बस उसी में सोचा कब अस्पताल ले चलें, अस्पताल तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही दम तोड़। यहाँ सुविधा होती घर के दर्जे पे तो बस जाते।
इस बंद पड़े सामुदायिक केंद्र से ठीक 50 मीटर दूर 70 साल के हरवीर को कोरोना हुआ है। बेचारे घर में ही ऑक्सीजन लगाकर पड़े हुए हैं। न देखने वाला कोई डॉक्टर है, न ऑक्सीजन नापने के लिए ऑक्सीमीटर। यहां से नजदीकी अस्पताल 10 किलोमीटर दूर दादरी में है। 10,000 की पॉपुलेशन में और ये एक छोटा सा हॉस्पिटल बना और ये भी बंद पड़ा है। गवर्नमेंट का हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, किसी एमएलए एमपी का मुझे लगता है हमारी तरफ कहीं फोकस ही नहीं है। हम यहां से निकलकर दादरी के ही छिठेरा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो यहां हमें ताला लगा मिला। गांव के प्रधान मनीष भाटी बताते हैं कि यहां 1 महीने से ताला लगा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं आया। तो यहाँ के एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, जो अधिकारी, उनको बोला नहीं कि चलवाइए, शुरू करवाइए? बुलवाया कई बार पहले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गौतम बुद्ध नगर में इस हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्हें कुछ गांव के प्राथमिक केंद्रों का रंग रोगन कर दौरा भी कराया गया, लेकिन असलियत में यहाँ के सैकड़ों गांव कोरोना के दौर में राम भरोसे हैं। एक बहुत पुराना शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर गोबर, कूड़ा करकट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और यहाँ के गांव वालों का कोई माई बाप नहीं है। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ दादरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, साथ ही साथ जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 5% से कम हुई है। WHO की अगर माने तो 5% से ज़्यादा अगर पॉजिटिविटी रेट होते हैं तब मामला चिंताजनक होता है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो दिल्ली में 3000 नए मामले सामने आए हैं, जो 1 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मामले हैं। साथ ही दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी 36,000 से नीचे हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 252 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली वालों को लॉकडाउन में लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील मिलेगी या नहीं। मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में हूं, जो अब एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का पता बन चुका है। ये दिल्ली सरकार ने 500 आईसीयू बेड यहां बनवाए हैं, जिसकी वजह से इस समय पर दिल्ली के अंदर आईसीयू की संख्या अच्छी खासी दिख रही है। और ये भी कहा जा रहा है अब कि आने वाले समय में अगर बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो इस रामलीला मैदान में जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल ये बनाया गया है, यहाँ पर बच्चों के लिए भी इंतज़ाम किया जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन हो। लेकिन दिल्ली के अंदर कोरोना का वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए जो वैक्सीनेशन है वो रुकने की कगार पे आ गया है। जो टीकाकरण केंद्र कोवैक्सीन लगा रहे थे वो पहले ही बंद हो चुके हैं। अब जो टीकाकरण केंद्र कोविशील्ड लगा रहे थे वो या तो बंद हो रहे हैं या फिर वहाँ पर वैक्सीन का स्टॉक कम भेजा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली के पंडारा पार्क इलाके का सरकारी स्कूल। कल तक यहां 18 से 44 साल के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लग रही थी, आज ताले लग गए हैं। किसी एक सेंटर पर, जो एक केंद्र होता है, एक लोकेशन होती है या एक स्कूल होता है, उस एक केंद्र पर 2, 3, 4, 5 साइट होती हैं जहां पर टीके लगते हैं। तो एक साइट हमने देखी, साइट 2 और 3 यहाँ दिखाई दे रही हैं। एक बार इनका भी देख लेते हैं स्टेटस क्या है। ये देखिए टीकाकरण कक्ष, दरवाजे बंद। जामा मस्जिद इलाके के इस सरकारी स्कूल में वैक्सीन लगती दिखी, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले के मुकाबले चौथाई वैक्सीन डोज ही आ रही हैं। कितनी वैक्सीन डोज आपके पास हुआ? 1000 आ रही थी, लेकिन आज 280 आई हैं। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन 9 दिन पहले ही खत्म हो चुकी है। अब कोविशील्ड भी लगभग खत्म है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि इस महीने इस आयु वर्ग के लिए और वैक्सीन नहीं देंगे। 18 से 44 तक की कोवैक्सीन तो कई दिन पहले खत्म हो गई थी, कोविशील्ड भी खत्म हो रही है, कई सारे सेंटर आज से बंद हो रहे हैं। अगर वैक्सीन हमारे को 1 लाख मिली तो 1 लाख तो एक दिन में लग जाएगी, उसके बाद नहीं लगेगी ना, खत्म हो जाएगी। उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा है, बहुत बढ़िया नेटवर्क है, हम तो एक दिन के अंदर 3-4 लाख भी लगा सकते हैं।
और हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर हमारे को दे दी जाए तो दिल्ली के अंदर बहुत तेज़ी से हम लगा दें। शेड्यूल के अंदर तो बहुत थोड़ी सी है ना, मतलब वो वैक्सीन जितनी देते हैं आप 1 महीने के अंदर उतनी जो 4 से 5 दिन की वैक्सीन है वो। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए 1 मई से टीकाकरण शुरू हुआ। 20 दिनों में 9 लाख लोगों को भी टीका नहीं लग सका, जबकि दिल्ली में 92 लाख लोग 18 से 44 साल के हैं। वैक्सीन का स्टॉक अब अगले महीने आने की उम्मीद है। वैक्सीन आने में जितनी देरी होगी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई उतनी ही कमजोर होगी। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन का स्टॉक शुरू से ही सीमित था, इसलिए लोग घंटों और दिनों मेहनत करके किसी तरह से वैक्सीन का स्लॉट ले पा रहे थे और वैक्सीन लग पा रही थी। लेकिन ये संतोष तो था कि वैक्सीन उपलब्ध थी, अब तो वैक्सीन भी नहीं है। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनु नायर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। तो वहीं अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर समुंदर में डूब चुके जहाज P305 के मामले में मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है। ये FIR इस डूब चुके जहाज के चीफ इंजीनियर रहमान शेख के बयान पर जहाज के कप्तान राकेश बल्लभ और कई अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। इस बीच अगर बात की जाए, ONGC और एफकॉन ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। ONGC मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देगी, जबकि एफकॉन ने कहा है कि वो सर्विस के हिसाब से 35 से 75 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। साथ ही मारे गए कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया जाएगा। जहाज से अब तक 51 कर्मचारियों के शव निकाले जा चुके हैं और बहुतों की तलाश अभी भी चल रही है, इसलिए बचाव और राहत अभियान अभी भी जारी है। लेकिन परिजन दर दर भटक रहे हैं कि उनके जानने वाले जो जहाज़ पे थे वो कहीं मिल जाएं। ऐसे ही एक शख्स हैं संतोष कुमार, जो कि JJ मुर्दा घर में मिले। उन्होंने NDTV को बताया कि वहाँ पर जो शव रखे हुए हैं वो इतने फूल गए हैं कि उन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ताउते चक्रवाती तूफान की वजह से समंदर में डूब गए बार्ज P305 पर से 261 लोग मिसिंग थे। 188 लोग बचाए जा चुके हैं और 51 शव अब तक बरामद हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो लापता हैं। और आपके कौन थे? हमारे शिव कुमार मिश्रा हमारे छोटे बहनोई थे, हमारे बहन के हस्बैंड थे। 17 तारीख की सुबह उनसे बात हुई है, व्हाट्सएप कॉलिंग हुई। उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं है, न कंपनी कुछ बता रही है, न कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया परिवार को, न परिजन को। हेल्पलाइन को इससे कोई जवाब नहीं? नहीं, कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि जो लोग जीवित हैं उनका भी पता ये लोग नहीं बता रहे हैं कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जीवित है, वो तो किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कहाँ हैं, ये लोग कुछ बताने को तैयार नहीं। मतलब यहाँ पर जो शव है वो दिखाया गया? हाँ, दिखाया गया। कल हम लोग गए थे, शव देखने की स्थिति, पहचानने की स्थिति में नहीं है। शव फूल के एकदम तुम्मा हुआ है, सब शव एक ही जैसा दिख रहा है और शव को ऐसे फेंका गया है जैसे कचड़ा फेंका जाता है, घूरा करके फेंक दिया गया, कचड़े के जैसे फेंके एक के ऊपर। कोई न उस पर कपड़ा है, न कुछ है, न कुछ है। तो ये ऐसे परिजन है जो कि अब भी परेशान है। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जिस कंपनी में वो काम करते थे वो कंपनी से बिल्कुल कोई जवाब नहीं मिल रहा है, न कोई सहयोग मिल रहा है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस की, जो हाल ही के दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं इस बीच इस बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन की ज़रूरत है, लिफोसोमल एम्फोसेटिक B, ये कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। औसतन हर रोज़ एक मरीज़ के लिए 5 से 8 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन फ़िलहाल कहीं पर भी एक भी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मेरा भाई एडमिट है यहाँ से 4 मई से। एक्चुअली ये 14 मई से यहाँ पे मेडिसिन मिलना बंद हो गया, इंजेक्शन मिलना बंद हो गया। हॉस्पिटल ने बोला कि आप बाहर से अरेंज करिए। उसके लिए हमने इंक्वायरी की मार्केट में कहीं पे नहीं मिल रहा है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट किया, उन्होंने सीधा बोल दिया कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए हम बेच नहीं सकते। तो हमने अदर स्टेट अप्रोच किया, अदर स्टेट में भी अवेलेबल नहीं। देन हमने अदर कंट्रीज़ में अप्रोच किया, नेपाल में इंक्वायरी की, नेपाल में स्टॉक नहीं है। देन यूके में इंक्वायरी की, वहाँ पे स्टॉक था। तो हमने तो पर्सनल यूज़ लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया, लेकिन कॉस्ट इतनी थी तो वो बियर नहीं कर सकता। 4 मई से मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस से पीड़ित अपने भाई के लिए दीपक माली हर जगह लिफोसोमल एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन तलाश आए।
अब विदेश से मंगाने की कोशिश में है। यही कहानी और भी लोगों की है। वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस हो गए, एफडीए हो गए, वहाँ पे भी हम लोग कांटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्सिव नहीं है। ब्लैक फंगस के इलाज में औसतन 28 दिन लग जाते हैं। रोज समय पर इंजेक्शन लगने जरूरी हैं, लेकिन नहीं लग पाने से कई लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है। जलगांव के मयूरेश ने पिता के इलाज के लिए खेत तक गिरवी रख दिए, लेकिन इसके बावजूद इंजेक्शन नहीं होने से इलाज में देरी हो रही है। मैं तो सर मतलब जो कुछ था नहीं था सब दाव पे लगा है वो। अभी इसको और डिटेल में बताना चाहे आपको तो सोना गिरी हुई है, जमीन गिरी हुई है। कहाँ से आए आप? जलगांव। जलगांव से यहाँ पे सिर्फ इलाज के लिए आए? इलाज के लिए आया हूँ सर। मैं 27 अप्रैल से मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। ऑलरेडी खर्चा तो मेरा 30-35 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पे हो चुका है। परिजनों का आरोप है कि राज्य सरकार की सख्ती की वजह से उन्हें ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं। आम्ही जवळ 2 लाख हमने 2 लाख इंजेक्शन के परचेज ऑर्डर दिए हैं कंपनियों को, लेकिन जब तक केंद्र सरकार उन्हें इसे महाराष्ट्र को अलॉट करने को नहीं कहते वो इसे नहीं दे सकते। हम केंद्र सरकार से इसे जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र को देने की मांग करते हैं कि हे महाराष्ट्राला एवढे द्या, तोपर्यंत त्या कंपन्या पण देऊ शकत नाही। ये मामला ठीक वैसा ही है जिस तरह से कोरोना के दूसरे लहर के शुरुआत में रेमडेसिविर का था। मांग बहुत ज़्यादा थी और इंजेक्शन ना के बराबर। अब एक बार फिर से मरीज के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं, जिसके वजह से ये सवाल उठता है कि क्या सरकार ने अपनी पिछली गलती से कुछ नहीं सीखा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।